पाठ क्रमांक 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। चैप्टर नंबर 7 रूरल लाइवलीहुड्स। कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग खेती के अलावा कई तरह के काम करते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े, दूध तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ की टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। कलपत्तू विलेज। Kalpattu is a village near the sea coast in Tamil Nadu. Apart from farming, people here do many types of work, like making baskets, utensils, pitchers, bricks, bullock carts, etc. Some people in Kalpattu provide their services as nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, bicycle repairers, and blacksmiths. There are also some shopkeepers and traders here. You will see many small shops of different types, like tea, vegetables, clothes and 2 shops of seeds and fertilizers. There are 40 shops where tiffin is also available. Tiffin here means light food items like idli, dosa and upma in the morning and vada, bonda and Mysore pak for evening breakfast. A blacksmith's family lives in a corner near the tea shops. The work of making iron items takes place in his house itself. There is a bicycle repair shop next door. Bicycles are also available on rent there. 2 families in the village earn their livelihood by washing clothes. Some people go to nearby cities and work in building houses and driving lorries. The village is surrounded by small hills. Paddy is mainly cultivated on irrigated land. Most of the families earn their livelihood through farming. There are many mango and coconut orchards here. Cotton, sugarcane and banana are also grown. तुलसी रामलिंगम की जमीन पर सुबह 8.30 से शाम 4.30 तक मजदूरी करती है। रामलिंगम के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत है। उसकी पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। तुलसी को साल में केवल रोपाई, निराई और कटाई के समय ही मजदूरी मिलती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है। तुलसी का पति रमन भी एक मजदूर है। इनके पास कोई जमीन नहीं है। रमन खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। वह पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम भी करता है। खेत में काम करने के अलावा तुलसी घर का काम भी करती है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना और सफाई करना, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी लाना, गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल से पानी लाना, साग सब्जी खरीदना आदि। तुलसी के 2 बेटियां हैं, दोनों स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा।
हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। तुलसी Tulsi works as a laborer on Ramalingam's land from 8:30 am to 4:30 pm. Ramalingam has 20 acres of paddy fields in Kalpattu. His wife Karuthamma supervises the work. Tulsi gets wages only during planting, weeding and harvesting in a year. Ramalingam pays 40 rupees a day. This is slightly less than the wage rate in the village. Tulsi's husband Raman is also a laborer. He does not own any land. Raman sprinkles insecticide in the fields. He also does the work of carrying stones from the nearby mine or sand from the river. Apart from working in the fields, Tulsi also does household work like cooking, washing clothes and cleaning, going with other women to bring wood from the forest, fetching water from the borewell about a kilometer away from the village, vegetables, buying vegetables, etc. Tulsi has 2 daughters, both go to school. Last year, a daughter fell ill and had to be taken to the city hospital. We had taken a loan from Ramalingam for his treatment, and to repay the loan he had to sell his cow. हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूरदराज इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। About 40% of the rural families in our country are agricultural laborers. Some have small pieces of land, others like Tulsi are landless. Many times, when they do not get work throughout the year, they are forced to go to remote areas in search of work. This type of migration occurs only in certain seasons. शेखर की खुद की 2 एकड़ जमीन है। खेती का सारा काम परिवार के लोग ही करते हैं। कई बार शेखर कटाई के समय दूसरे किसानों की मदद भी लेता है, बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता है। व्यापारी उसे उधार पर बीज और खाद देता है, जिसे चुकाने के लिए उसे धान बाजार से कम कीमत पर व्यापारी को बेचना पड़ता है। अंत में शेखर के पास जो धान बचता है वह केवल 8 महीने ही चलता है, इसलिए उसे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए वह रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता है। उसके पास एक संकर गाय भी है, जिसका दूध वह सहकारी समिति में बेच देता है। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। शेखर has 2 acres of his own land. All the farming work is done by his family members. Many times Shekhar also takes the help of other farmers at the time of harvesting and in return gets the harvesting done in their fields. The trader gives him seeds and fertilizer on loan, to repay which he has to sell the paddy to the trader at a lower price than the market. In the end, the paddy left with Shekhar lasts only for 8 months, so he needs to earn more money. For this he works in the rice mill of Ramalingam. He also has a hybrid cow, whose milk he sells to the cooperative society. This provides a little more money for daily expenses. कर्ज लेने पर शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है, तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले, वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज पिछले के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। On being in debt, farmers like Shekhar take loans to buy essential items. Often this money is taken from moneylenders to buy seeds,
fertilizers and pesticides. If the seeds are not of good quality or the crop is affected by insects, the entire crop can be ruined. Even if the rains are not complete, the crop may fail. Many times they have to take more money as loan to run the family. Soon the debt increases so much that no matter how much the farmer earns, he is unable to repay it. In this situation, it is said that the farmer is buried under debt. In many areas, farmers even commit suicide due to the burden of debt. रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रामालिंगम एंड करुथम्मा। Apart from land, Ramalingam's family owns a rice mill and a shop to sell seeds and pesticides. He invested some of his own money in the rice mill and took a loan from a government bank. They buy paddy from Kalpattu and nearby villages only. The rice from the mill is sold to traders in nearby towns. From this they earn a good amount of money. भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य कामधंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। Agricultural laborers and farmers of India. Almost 2 out of every 5 rural families in India are agricultural laborers. Many of them are landless and many have small pieces of land. This is the condition of 80% of the farmers of India. Only 20% of farmers in India fall into the category of big farmers like Ramalingam. Such farmers cultivate most of the land in the village. A large part of their produce is sold in the market. Many big farmers have also started other businesses, like running shops, giving money on interest, running small factories, etc. In some villages of central India, both farming and forest produce are important means of livelihood. Jobs like picking mahua, collecting tendu leaves, extracting honey and selling these to traders help in additional income. Similarly, selling milk to the cooperative society or to the people of the nearby city is also the main means of earning livelihood for many people. Entire villages in the coastal areas are engaged in fishing. अरुणा और पारिवेलन। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियां दिखाई देती है। सुबह 7 बजे सारे कैटामरैन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती है। अरुणा का पति पारिवेलन, उसका भाई और जीजा मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं,
पकड़ी गई मछलियों में से परिवार के लिए कुछ मछलियां रखी जाती है, बाकी नीलाम कर दी जाती है। इस नीलामी से जो धन मिलता है वह 4 भागों में बंट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बंट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। उन्होंने बैंक से पैसा उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां पकड़ पाते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं, वे टोकरे भर भर कर पास के गांवों में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देते हैं। हर साल मॉनसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में उन्हें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और वे खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा से भी भारी नुकसान होता है। अरुणा एंड परिवेलन। This family lives in a village named Pudupet near Kalpattu. Here people earn their livelihood by fishing. Their houses are near the sea and rows of nets and catamarans, a special type of small boat used by fishermen, are visible all around. At 7 in the morning all the catamarans return after catching fish. Many women gather to buy and sell fish. Aruna's husband Parivelan, her brother and brother-in-law go fishing. Some of the caught fish is kept for the family, the rest is auctioned. The money received from this auction is divided into 4 parts. 3 parts are divided among the 3 people who go fishing. The remaining 1 part goes to the one who owns the boat and net, etc. He has borrowed money from the bank and bought an engine, which is installed in the catamaran. With this, these people are able to go farther into the sea and catch more fish. The women who buy fish from here in the auction take them in baskets full to nearby villages to sell. There are also some traders who buy fish for the shops in the city. At 2 in the morning they again head towards the sea. Every year during monsoon they are not able to go to the sea for about 4 months because this is the breeding time of fishes. During these months we survive by borrowing from traders. Due to this, later they are forced to sell the fish to the same trader and are unable to hold an open auction themselves. It is most difficult to spend the empty months. Natural disasters like tsunami also cause huge losses. नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसन समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घासपतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। टेरेस फार्मिंग ऑफ नागालैंड। दिस इज अ विलेज नेम्ड चिजामी। इट इज इन फेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। The people living in this village belong to Chakhesan community. They practice terrace farming. This means that the sloping land of the hill is divided into small flat pieces and that land is transformed into steps. The edges of each flat piece are raised so that it remains filled with water. This is best for rice cultivation.
The people of Chizami have their own farms, but they also come together and work in each other's farms. They form a group of 6 to 8 people and come together to clear weeds on a part of the mountain. When the day's work is over, the entire group sits together and eats food. This continues for several days until the work is finished. ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती-बाड़ी का काम करते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। बुवाई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर या जब उनके पास कोई काम नहीं रहता, उधार लेना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य कामधंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। Rural livelihoods. People in rural areas earn their income in different ways. Some do farming work. Farming involves many types of work like field preparation, planting, sowing, weeding, and harvesting. People remain very busy at the time of sowing and harvesting. We depend on nature for a good harvest. Rural people grow different types of crops in different areas of the country. Yet we find many similarities in their life circumstances and their problems. How people live and how much they earn depends on the quality of the land they cultivate. Many people depend on that land as laborers. Most farmers grow crops to meet their needs and also to sell in the market. Some farmers have to sell their crops to traders from whom they borrow money. To survive, many families have to borrow for work or when they have no work. There are some families in rural areas who are thriving on large lands, business and other businesses. Yet most small farmers, agricultural laborers, fishing families and village craftsmen do not find employment throughout the year. धन्यवाद दोस्तों। Thank you friends। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।